हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारी इस क्लास में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ और कक्षा 10th के बच्चों के लिए आज की हमारी क्लास होने वाली है। और आप लोगों को तो पता है कि हम रेगुलर आप लोगों को प्रतिदिन एक क्लास आपसे सिलेबस से संबंधित रोज दे रहे हैं, है ना। और आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, और लेकिन बस एक चीज़ है कि आप लोग कमेंट करके नहीं बताते आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और ठीक है ना भाई। तो चलो आज जो हमें शुरुआत करना है वो हमारी चैप्टर 4.3 की पहली क्लास होगी, क्योंकि हमने चैप्टर 4 का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यानी 4.1 और 4.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने 4.2 को समाप्त कर दिया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें थे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे विशेषकर मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी उनके अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगभग खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो अब वो अपनी फाइनल परीक्षा यानी बोर्ड की परीक्षा में लग जाए भाई, ताकि वो है ना इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ सॉल्व की जाएगी और आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे हम पहली क्लास की। आज से पहला जो क्वेश्चन है 4.3 प्रश्नावली 4.3, उसमें क्वेश्चन पढ़ना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों में से के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर कोई किसी के पास पुरानी किताब है तो भाई ये उससे मिलेगी 4.4 में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी आप 4.3 को देखते रहो और उसमें क्वेश्चन अलग है, वो हट चुका है। तो 4 है उसमें 4.3 है, मतलब जो क्लास है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले में 3-4 चीजें समझनी है जो कि मैंने यहाँ लिख दी है ताकि आपका समय बच सके। बस अब मुझे खाली बताना है आपको। तो मूलों की प्रवृत्ति जब भी आप ज्ञात करोगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का, है ना। यानी इसको डी बोलते हैं। तो डी बराबर डिटर्मिनेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्तर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में उतार लीजिए। और भाई जितने भी बच्चे, आप लोगों को तो पता नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ाता हूँ कंपटीशन का मैथ भी, है ना। तो उसमें जिन बच्चों ने एनटीपीसी दिया हुआ है अभी 2025 का, उससे इस फॉर्मूले से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो आप लोगों को मैंने इसीलिए बोला था कि आप लोगों को यहाँ पे प्रयास ये किया जाएगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको आगे आने वाले जो कंपटीशन के एग्जाम में आप बैठोगे तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर समझ आ गया तो फिर तो आप कर ही लोगे। तो ये है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं एग्जांपल दूं आपको कंपटीशन के एग्जाम का तो समझ जाना कि आगे ये आपके काम आने वाले हैं। तो d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी मैं बता दूंगा ये कहाँ से आएगा। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं और विविक्तर बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे अगर कभी भी जब यानी इनकी वैल्यू पुट करने के, बी, ए और सी की वैल्यू पुट करने के लिए अभी ये आपको पता लगने वाला है कि बी कहाँ से आएगा, ए कहाँ से आएगा, सी कहाँ से आएगा, ये सब पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो अगर इनको हल करने के बाद d की वैल्यू कभी भी 0 आ गई, यानी इधर अगर 0 हो गया, तो समझ जाना कि जो इसके मूल होंगे वो वास्तविक और समान होंगे। यानी 0 का मतलब d बराबर क्या आ गया, 0। तो मूल जो है वास्तविक होंगे और समान होंगे। फिर अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया यानी प्लस में आ गया, ठीक है, क्योंकि 0 तो ये है, देखो हम एक नंबर लाइन पे जब 0 लिखते हैं तो इधर प्लस के मान होते हैं ना। यानी d से बड़ा, 0 से बड़ा तो फिर मान प्लस में ही आना चाहिए, या 0 से छोटा किस में आएगा, माइनस में। तो ये चीज है। तो 0 आ गया था, 0 अगर आ गया तो वास्तविक और समान है। लेकिन अगर 0 से बड़ा हो गया यानी प्लस में 1 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी हो जाए, तो 0 से अगर बड़ा हो गया तो वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, असमान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। यहाँ पे वास्तविक भी होंगे, समान भी होंगे। इसके बाद अगर d का मान 0 से छोटा हुआ, यानी 0 से छोटे का मतलब कोई माइनस में संख्या आ गई, d का मान सपोज करो यहाँ -2 आ गया, तो फिर ये क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, यानी बिल्कुल भी वास्तविक नहीं होगा। और तो इसे क्या कहा जाएगा, काल्पनिक, ठीक है। नीचे भी मैंने लिख दिया आपको कि अगर d का मान 0 में या प्लस में मिला तो इसका अस्तित्व होगा। अस्तित्व तब होगा जब मूल वास्तविक हो, ठीक है ना। यानी मूलों का अस्तित्व तब होता है जब मूल क्या होते हैं, वास्तविक। अगर मूल काल्पनिक है तो उनका अस्तित्व नहीं होता। तो वो वास्तविक कब होंगे, जब 0 या प्लस में निकलेगा मान, तो अस्तित्व है उनका, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में आ गया मान तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक है, ठीक है भाई। इसको आप समझ लेना, क्योंकि यही सब कुछ है, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मुझे पता लगाना है कि बी कहाँ से आया है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हल।
और हल में क्या दिया हुआ है ये बताओ, दिया है क्या, दिया है कि 2x² माइनस 3x प्लस में 5 बराबर 0, ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है और इसको मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले मुझे इसको क्या करना है, द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो दी गई, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दिया, ऐसे लिखेंगे, उपरोक्त कौन सी, ये वाले समीकरण को द्विघातीय, ये आपको सबको लिखना है, समीकरण के रूप में लिखने पर ये लिखनी पड़ेगी भाई लाइन, ठीक है। अब ये द्विघातीय समीकरण क्या है, मैंने इसको आपको जब भी द्विघात शुरू किया था, जिन बच्चों को पता है, जो पहले से क्लास में है ना, जो रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं, उनको पता है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, मैंने कैसे बताया था, इसका स्टैंडर्ड रूप कैसे होता है। तो वो स्टैंडर्ड रूप ही लिखना है। द्विघातीय समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये होता है, ठीक है। यानी ये a और b कहां से आ गए, यानी जो x² के साथ गुणा में होगा वो, और जो x के साथ गुणा में होगा वो, और ये तो अचर पद है ही। तो यहां अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे c क्या है भाई, 5 है, और x के साथ गुणा में कौन है, -3 है, और x² के साथ गुणा में कौन है, 2 है। तो यहां मैं लिख सकता हूं a बराबर 2 है, a बराबर कितना है 2, और b बराबर कितना है -3, ठीक है। क्योंकि b क्या होता है, जो x का गुणांक है, जो x के साथ गुणा में है वो b है, तो x के साथ गुणा में कौन है -3, और x² का गुणांक जो x² के साथ गुणा में है तो कितना है ये 2, ठीक है। और c बराबर यहाँ आपको सिंपली पता है कि 5 है, तो ये चीजें हमने निकाल ली, ठीक है, ये सब चीज निकाल ली। तो इसके बाद अब विवेक्तर का फॉर्मूला लगा दो, तो इसलिए d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, b² - 4ac, मूल की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए। तो d बराबर, b का मान कितना है -3, तो -3 का मैं स्क्वायर करूंगा, और 4 तो यही, और a कितना है 2, और c कितना है 5, ठीक है भाई। तो जब आप कभी भी माइनस की, जैसे -x है, इसका स्क्वायर अगर करते हो तो इसका x का स्क्वायर प्लस में आएगा हमेशा, ठीक है। यानी अगर माइनस वाले की पावर 2 है तो उसका मान किस में आता है, प्लस में आता है। मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं भाई, अगर कोई आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज ये वाली क्लास ना देखकर इसकी पहले वाली क्लासेस को देखें, और मैं तो कहता हूं कि आप शुरू से देखें, नंबर 1 क्लास से देखें। काफी सारी वीडियो हम डाल चुके हैं, चैप्टर हमारा 4th कंप्लीट होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं काफी वीडियो अब तक का पिछला सारा कोर्स मैंने करा दिया है। तो अगर आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप शुरू से देखें भाई सारी चीजों को, ठीक है। तो इसका मान 3 × 9 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, और 8 पंजे 40, तो माइनस के 40, यानी d बराबर हमें क्या मिला, d बराबर जब इसमें से माइनस के 31 निकलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर d का मान कभी भी किस में आ गया, माइनस में, तो फिर आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है कि यहां पे क्या लिख दोगे हम, अतः यह काल्पनिक है। क्या है भाई, काल्पनिक मूल, अतः मूलों की प्रवृत्ति, ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा, अतः मूलों की प्रकृति जो है, मूलों की प्रकृति जो है वो काल्पनिक है। काल्पनिक कब होगी भाई, काल्पनिक कब होगी, जब d जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा तो काल्पनिक होगी, या ऐसे भी बोल सके वास्तविक नहीं है। तो जब काल्पनिक कह दो, या ऐसे कह दो वास्तविक, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, नहीं है। तो अगर वास्तविक नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको लिखना था, जो कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ गया है ना, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, वास्तविक नहीं है ये, ठीक है। तो समझ आ गया। अगर इसका मान प्लस में आता है तो वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और दूसरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहां से। इसका क्वेश्चन तो नंबर 1 है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। हमें वही सबसे पहले मूलों की प्रवृत्ति याद करनी है। अगर मूल वास्तविक हुए तो आगे चलेंगे, जैसे अभी इसमें काल्पनिक था तो फिर वो वहीं पर रुक गया था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन अगर वो वास्तविक हुए तो उनका अस्तित्व होगा, और फिर उन्हें ज्ञात करने पड़ेंगे हमें मूलों को। तो अभी से देखते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा दिया है, तो दिया क्या है भाई,
दिया है जो समीकरण है वही लिख लो, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 बराबर 0। अब क्या करना है, उपरोक्त समीकरण को, ये जो उपरोक्त है, उपरोक्त समीकरण को द्विघात, ये समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, लिखने पर, तो जो उपरोक्त समीकरण है उसे हम द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो द्विघातीय समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ax² प्लस में bx प्लस c बराबर में क्या है 0। तो द्विघातीय समीकरण के रूप में हमने लिख दिया। तो यहां से हम बता सकते हैं कि a बराबर कितना है भाई 3 और b बराबर है ये माइनस का पूरा, ये है ना माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर आपका है 4, ठीक है, ये आ गया हमारा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब इसको लगा लेते हैं इसमें विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d के मान के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो b का मान कितना है, माइनस के 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना, और साथ में है माइनस 4 और गुणा में a कितना 3 और c भी कितना, c कितना 4, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो ये करना है, पावर क्या है 2 है, तो ये तो हो जाएगा प्लस, और 4 चौक कितना 16, और रूट का कभी भी भाई हम स्क्वायर करते हैं तो मैंने बताया वो आपको 3 आएगा, तो यानी 16 तिया 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16 तिया 48, तो यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 48, और ये कितना हो गया 4 तिया 12 और 12 चौक भी कितने हो 48, तो यानी मुझे यहाँ से d बराबर क्या मिल गया 0। तो d बराबर जब भी 0 होगा, तो मैंने अभी मिटाया नहीं था, देख लो, अगर d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक भी होते हैं और मूल दोनों कितने निकलेंगे, समान निकलेंगे, यानी दोनों मूल समान होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक व समान है। मूल कैसे हैं, वास्तविक भी है और समान भी है, इसलिए मूल इसका मूल अस्तित्व में है। अब आप ऊपर देखो जरा क्या लिखा हुआ, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो मूल का अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो भाई मूल ज्ञात करने के लिए अभी हमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। मैं इसको हटा देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, और ये फॉर्मूला कौन सा है, x बराबर में माइनस के b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और बटे में 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें लगाना है और बहुत काम का फॉर्मूला है ना। जब भी मैं काम का बोल लूँ तो आप समझ जाना, आगे कंपटीशन में भी आप लोगों के ये काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको b का मान तो पता ही है, b का मान रख दो यहाँ पे फटाफट। b का मान क्या है भाई माइनस में। अच्छा, कभी भी माइनस में अगर b का मान हुआ तो उसे प्लस में ले लेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पहले से माइनस है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ माइनस का है ये, और b का मान है कितने में, माइनस के 4 रूट 3 ये है, और प्लस माइनस बीच में है, और इसका मान अभी अभी मैंने क्या निकाला 0। ये देखो इसका मान अभी अभी क्या निकला, d बराबर, ये d तो है, यानी मैं इसकी जगह चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ d नहीं लिख सकता मैं। b² माइनस 4ac किसके बराबर है भाई, b² माइनस 4ac किसके बराबर है, d के बराबर है, d के बराबर है ना। तो यहाँ मैं d लिख सकता हूँ, और d का मान अभी अभी मैंने क्या निकाला है 0, तो यानी मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, और बटे में है 2, और a कितना दिया हुआ, a दिया हुआ है 3, तो ये 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो इसको देखो, ये माइनस जब अंदर जाएगा इसमें तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस गुणा में, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 रूट 3 और प्लस माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका रूट भी निकाल लोगे तो 0 ही आएगा, और बटे में क्या रह जाएगा 6, तो ये रह गया। अब हमें क्या करना है, इतना रहने के बाद एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटाना है, क्योंकि प्लस माइनस है। तो यहाँ देखते हैं जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हमने क्या करा, 4 रूट 3 के साथ 0 को जोड़ दिया, बटे में 6 रहा। तो 0 को जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ घटाने पर, तो यहाँ 4 रूट 3 और माइनस में 0 बटे 6, तो चाहे इसको 0 को जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बचना क्या है, 4 रूट 3 ही बचने वाला है, बटे में 2। अब देखो 6, तो इससे काटूंगा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, यानी दोनों को 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यानी फाइनली हमारे पास जो बचा ऊपर 2 रूट 3 बटे में 3 ये बच गया, और इधर भी सेम यही बचेगा, क्योंकि ये भी यही आने वाला है 4 रूट 3 बटे में 6, तो ये भी सेम वही आने वाला है। तो यहाँ भी क्या बचेगा, 2 रूट 3 बटे में 3, ठीक है। लेकिन इसको हम थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं,
ये तो 2 खत्म हो गया ना, अच्छा हाँ नहीं बचेगा, ठीक है। अब एक चीज और समझो, थोड़ा सा और समझा दूं मैं आपको। कभी भी अगर √3 है और गुणा √3 है, तो यानी √3 और √3 की गुणा क्या हो जाती है 3। तो इसका अपोजिट में ये भी तो बोल सकता हूँ कि 3 को भी मैं लिख सकता हूँ √3 है ना। तो इस 3 को मैं क्या लिख लूंगा, नीचे वाले को, ऊपर तो है ही 2 √3, तो नीचे वाले को लिख लूंगा √3 गुणा में √3, और ऐसे ही इसे 2 √3 बटे में √3 गुणा में √3, ठीक है। इस रूट से एक रूट कट जाएगा, तो मूल जो निकलेगा √3 2 बटे √3 निकलेगा, और यहाँ भी क्या निकलेगा 2 बटे √3 निकलेगा, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने को कहा था, तो मूल ये है, और कब ज्ञात करने को कहा था, अगर वो अस्तित्व में हो। और तो अभी पहला क्वेश्चन मैंने बताया d बराबर 0 आ गया, तो ये अस्तित्व में है, तो d बराबर 0 आ गया था, अस्तित्व में है। तो अगर अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं भाई, है ना। थर्ड पार्ट में देखना क्या है, बार बार मैं आपको लोगों को बोल रहा हूं, तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। मैं इसको द्विघातीय समीकरण के रूप में डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मुझे पता चलेगा, यानी प्लस लिखेंगे bx और प्लस का c बराबर 0। ये सारी चीजें आपको करनी है ना, इसको द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखने पर। तो a बराबर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कितना 2, और b बराबर निकलेगा -6, और c बराबर निकलेगा 3। ये सारी चीजें मैंने निकाल ली भाई। तो अब इसको हम d बराबर निकालते हैं डायरेक्ट, b² - 4ac, है ना। ये सारी चीजें इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम थोड़ा सा जल्दी कर पाए क्वेश्चनों को, क्योंकि वो तो चीजें सीख ही गए आप, ठीक। तो ये हो गया। तो d बराबर क्या निकलेगा, b का मान है -6, तो -6 का स्क्वायर होगा, -4 गुणा 2 गुणा 3। ये सब मैंने सिर्फ मान पुट कर दिया इनका भाई, a और c का। तो ये हो गया 6 6 36, प्लस का होगा, ये आपको पता ही है 4 दूनी 8 या 24, कितना आ गया 4 दूनी कितना हो गया 8, और 8 या 24। तो d बराबर यहाँ से बचेगा हमारा, d बराबर बचेगा, इसमें से घटाओगे तो प्लस का 12, ठीक है। तो जब भी d का मान प्लस में आएगा, तो उसका अस्तित्व भी होगा, और अगर अस्तित्व होगा तो अभी लिखा हुआ था ऊपर, मैंने वो मिटा दिया अभी। तो फिर आपको मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको लिखना भी तो पड़ेगा ना। तो एक चीज और याद रखना, यानी d का मान 0 से बड़ा आ गया, यानी +1 भी होता तब भी d का मान 0 ही मानना जाता, प्लस 0.1 भी होता तब भी 0 से तो बड़ा ही है, तो वो ही मानना जाएगा। तो जब भी d से 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। लेकिन जब d बराबर 0 था तो वास्तविक भी होते थे और समान भी थे, अभी हमने निकाला था। लेकिन अब d का मान बड़ा हो गया तो वास्तविक तो अब भी है, लेकिन मूल क्या होंगे, असमान होंगे। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे अतः मूल वास्तविक, मूल क्या है, वास्तविक व असमान है। मूल क्या है, वास्तविक भी है और असमान भी है, इसलिए इसका मूल अस्तित्व में है। अस्तित्व में तो होगा ही, 0 वाला भी और प्लस वाला भी अस्तित्व में है। तो मूल अगर अस्तित्व में है तो फिर हमें इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो लिख लो भाई फॉर्मूला, माइनस के b प्लस माइनस रूट में क्या था b² - 4ac, और ये d का मान होता है, ये पूरा का पूरा किसका मान है, d का, ठीक है। बटे में क्या था 2a। अब यहाँ निकाल लो इसको, तो मुझे पता है d का मान कितना निकला 12, तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा 12, तो यहाँ माइनस का, अब ये देखो b का मान कितना है, b का मान था -6, b का मान कितना है -6, तो -6 प्लस माइनस रूट में क्या लिखूंगा 12, ठीक है, क्योंकि d का मान है, रूट में लिखूंगा 12 और बटे में लिखूंगा 2a, और a कितना है 2, तो 2, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि √4 का मान, इसको अलग अलग लिख ले, √4 गुणा √3 ऐसे भी लिख सके, और √4 का मान 2 होता है और ये 3 है, यानी इसको मैं 2√3 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 2√3 बटे में कितना 2 दूनी 4, ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, एक बार जोड़ने पर, है ना, और घटाने पर, मूल निकालने हैं ना, घटाने पर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ने पर 6 प्लस 2√3 बटे में 4, और 6 माइनस 2√3 बटे में कितना 4,
ठीक है। यहाँ से ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 उसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी। तो 2 कॉमन लेने पर क्या होगा, यहाँ 3 बचेगा, प्लस यहाँ 2 तो चला गया, √3 बचेगा, और बटे में क्या है 4। और सेम यही कंडीशन यहाँ 2 कॉमन लेने पर 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस के √3 और बटे में क्या है 4। इससे कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से जो मूल निकलेंगे वो निकलेंगे 3 प्लस √3 बटे में 2, एक तो मूल ये निकल गया, और यहाँ से निकलेगा, इससे कट गया 2 बार, तो ये कटेगा, ये भी निकलेगा 3 माइनस √3 बटे में 2। ठीक है, तो दोनों मूल हमने ज्ञात कर लिए। देखो मूल वास्तविक है लेकिन असमान है, वो माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, तो भाई हम फिलहाल ये 3 क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा भी पाएँ। तो ये तीनों क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है भाई। ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा अगर आप और कोशिश करते हैं तो फिर ज़्यादा बच्चे इससे क्लास से जुड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो फिर हम और बेहतर आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियोज़ या जो भी क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कराने का आप लोगों को बहुत बहुत प्रयास करेंगे। तो ठीक है भाई, चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें, अपने नोट्स जरूर बनाते रहें। कोर्स तो हम आपका पूरा करा ही देंगे, बेहतरीन तरीके से कराएंगे ताकि आप अच्छा स्कोर भी कर पाएँ। ठीक है, ताकि आगे जाकर आपको मैथ्स की भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कंपटीशन में भी सर्वाइव कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक ध्यान रखना भाई।